एपिक्यूरियन स्कूल ने जिस परंपरा को आगे बढ़ाया या जिस परंपरा की उसने नींव डाली, वह परंपरा आधुनिक काल तक चली आई। लेकिन आधुनिक काल में उस परंपरा को एक बार पुनः जीवन दिया रिचर्ड कम्बरलैंड ने। रिचर्ड कम्बरलैंड 17वीं शताब्दी का विचारक है और उसने यह माना कि किसी भी राज्य के मूल्यांकन का एकमात्र आधार यह है कि वह राज्य सामान्य कल्याण या सामान्य भलाई की दृष्टि से किस प्रकार का कानून बनाता है, अपनी योजनाओं को किस तरीके से लागू करता है, उसकी नीतियों का लक्ष्य क्या है और उसने जो भी निर्णय लिए उन निर्णयों के पीछे उद्देश्य क्या है। रिचर्ड कम्बरलैंड ने जिस सामान्य कल्याण की बात की, वह सामान्य कल्याण सुखवादी सिद्धांत से ही प्रेरित था। आगे चलकर इंग्लैंड में प्रिस्टले, हचसन और पेले जैसे विचारकों ने इस उपयोगितावादी सूत्र को आगे बढ़ाया। फ्रांस में हेल्वेटियस ने आगे बढ़ाया। लेकिन प्रिस्टले की पुस्तक एस्से ऑन गवर्नमेंट, यह प्रथम पुस्तक थी जिसने बेंथम के मन में उस चिंगारी को उत्पन्न किया जिसके कारण आज उपयोगितावाद के जनक के रूप में वह जाना जाता है। यद्यपि प्रिस्टले से पहले हचसन ने भी अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ मॉरल फिलॉसफी में उपयोगितावाद के सिद्धांतों का वर्णन किया है, लेकिन बेंथम ने इन सारे उपयोगितावादी सूत्रों को एक सिद्धांत और विचारधारा का रूप दे दिया। और सिद्धांत या विचारधारा का रूप इसलिए कि अपने समय की समकालीन समस्याओं के समाधान के लिए उसने सुख मापक मापदंडों को प्रतिष्ठित किया और अपने समय की समस्याओं के समाधान का एक विकल्प प्रस्तुत किया। इसीलिए आज बेंथम को उपयोगितावाद के जनक के रूप में हम जानते हैं। बेंथम के यदि जीवन पर यदि हम दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि 1748 में एक संपन्न वकील कुल में उसका जन्म हुआ। उसके पिता एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे और कानून के प्रति शिक्षा उसे संस्कार के रूप में मिली हुई थी। इसीलिए बेंथम आगे चलकर लॉ ग्रेजुएट होता है और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत वह विधि शास्त्रों पर अध्ययन करता है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखता है। ऐसा माना जाता है कि बेंथम ने अपने जीवन भर में लगभग 1 लाख पृष्ठ लिखे हैं। बेंथम की जो पहली पुस्तक आई वह थी फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यह पुस्तक 1776 ईस्वी में पब्लिश हुई और इस पुस्तक में बेंथम ने पहली बार ब्लैकस्टोन के विचारों को चुनौती दी और ब्लैकस्टोन अपने समय का सबसे बड़ा विधिवेत्ता था। इससे तत्कालीन विधि के क्षेत्र में एक नई सनसनी फैल गई और बेंथम को एक बड़ा लेखक माना जाने लगा। बेंथम ने इस पुस्तक में, अपनी पुस्तक फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में यह बताने का प्रयास किया कि कानून बनाने का अधिकार किसे मिला हुआ है और कानून बनाने के पीछे जिस कर्तव्य भावना की जरूरत है उसे कानून बनाने वाले लोग किस प्रकार समझ सकते हैं। अपने समकालीन समस्याओं के समाधान के लिए बेंथम ने जिस उपयोगितावादी सिद्धांत की नींव रखी, उस उपयोगितावादी सिद्धांतों का वर्णन उसकी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में मिलता है। इस पुस्तक का प्रारंभ ही बेंथम उपयोगितावादी सूत्र से करता है। वह कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक 2 स्वामियों के संरक्षण में रखा है। हमें क्या करना है या हम क्या करेंगे, इसका निर्णय इन्हीं पर निर्भर करता है। अर्थात हम किस कार्य को करेंगे, हमें क्या कार्य करना चाहिए, उस कार्य की कसौटी केवल यह आधार हो सकता है कि उस कार्य से हमें सुख मिलेगा या दुख। एक व्यक्ति शब्दों में तो सुख और दुख नामक स्वामियों के बंधन से बचने का बहाना भले कर ले, लेकिन व्यवहार में वह सदैव उनके अधीन रहता है। ये जो सुख और दुख नामक 2 स्वामी हैं, इनके सिंहासन के एक तरफ तो सद असद, गुड और बैड का मापदंड बना हुआ है और दूसरी तरफ कार्य और कारण, काज एंड इफेक्ट की जंजीर बंधी हुई है। कोई भी मनुष्य शब्दों में इनके बंधन से मुक्त होने की बात भले कर ले, लेकिन व्यवहार में वह सदैव इनके अधीन रहता है। बेंथम की यह पुस्तक 1789 ईस्वी में तब लिखी गई जब फ्रांस की क्रांति अपने शिखर पर थी। आगे चलकर बेंथम ने
एक पुस्तक और लिखी और उस पुस्तक के माध्यम से सूदखोरी का समर्थन किया, सूदखोरी का समर्थन किया। बेंथम भी अपने पूरी विचारधारा में विरुद्धों का सामंजस्य है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ सूदखोरी का समर्थन करता है और दूसरी तरफ प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों को उपहास का पात्र बताता है। ये दोनों बड़ी विचित्र बातें हैं कि एक व्यक्ति अपने विचारधारा में इतना आधुनिक हो कि वह नेचुरल राइट को न माने, नेचुरल लॉ को न माने, वह केवल राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को माने, और दूसरी तरफ वह सूदखोरी का समर्थन करे। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि बेंथम सामंतवादिता का विरोध करता है, लेकिन वो कभी भी सूदखोरी का विरोध नहीं करता। ऐसा लगता है कि बेंथम औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक वातावरण के उस आर्थिक पहलू के प्रति अधिक सचेत था जिसमें धन लेने पर ब्याज लेने, यदि कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसे ब्याज लेना या उसको ब्याज बदले में चुकाना उसका कर्तव्य माना जाता है। बेंथम इस चीज़ से अपने को मुक्त नहीं कर सका। वह बेंथम जो सामंतवादिता का विरोध करता है, रूढ़िवादिता का विरोध करता है, वह बेंथम 1819 ईस्वी में जब अपनी पुस्तक लिखता है रेडिकलिज्म, तो उसमें कहता है कि नहीं, बहुत सारी ऐसी सामाजिक परंपराएं हैं जिनका विरोध किया जाना चाहिए और यह विरोध उग्र तरीके से भी किया जा सकता है, क्योंकि और कोई विकल्प मनुष्य के पास नहीं रहता। तो बेंथम अपने विभिन्न सिद्धांतों का अपने ही जीवन में अनेक बार खंडन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन इस सिद्धांत का खंडन उसने कभी नहीं किया कि मनुष्य एक सुखवादी प्राणी है जो सुखों को प्राप्त करने और दुखों से बचने के लिए निरंतर चेष्टारत रहता है। बेंथम अपने उपयोगितावाद का प्रारंभ जिस वाक्य से करता है वह वाक्य है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो स्वामियों के संरक्षण में रखा है। हमें क्या करना है और हम क्या करेंगे, इसका निर्णय इन्हीं के हाथों में बंधा रहता है। इनके सिंहासन के एक ओर कार्य कारण की जंजीर बंधी हुई है तो दूसरी ओर सद असद का मापदंड बना हुआ है। कोई व्यक्ति शब्दों में तो इनके बंधन से मुक्त होने का बहाना भले कर ले, लेकिन व्यवहार में वह सदैव इनके अधीन होता है। वस्तु उपयोगितावाद का जो सूत्र है वह बेंथम के विचारों का मूल बिंदु है और बेंथम इस सुख और दुख की कसौटी से कभी मुक्त नहीं हो पाया। बेंथम कहता है कि उपयोगितावाद के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिससे कि संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ती है या उससे दुख होता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों का आधार सुखों को प्राप्त करने के मापदंड को बनाता है तो वह कोई गलत नहीं करता, और कोई भी व्यक्ति अपने को पीड़ा से बचाने के लिए यदि कोई कार्य करता है तो भी वह गलत नहीं करता। अर्थात हमारे संपूर्ण कार्य, हमारे संपूर्ण विचारधारा का एकमात्र मापदंड हो सकता है सुखों की प्राप्ति और दुखों से अपना बचाव। उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार वे कार्य अच्छे हैं जिससे हमारी सुखों की वृद्धि होती है और वे कार्य बुरे हैं जिनसे हमें दुख पहुंचता है। बेंथम 14 प्रकार के सुखों की बात करता है और 12 प्रकार के दुखों की बात करता है। जिन 14 प्रकार के सुखों की बात करता है वे सुख हैं इंद्रियों का सुख, वैभव का सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति या सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति सुख, आशा का सुख, मिलन का सुख और सहायता का सुख। ये 14 प्रकार के सुख बेंथम वर्णित करता है। और ठीक इसी तरह 12 प्रकार के दुखों की भी उसने चर्चा की है। ये दुख हैं संपर्क का दुख, आशा का दुख, कल्पना का दुख, स्मरण का सुख, निर्दयता का दुख, दया का दुख, धार्मिकता का दुख, अपयश का दुख, शत्रुता का दुख, परेशानी का दुख, दुर्भावना का दुख और दरिद्रता का दुख। केवल इन 12 दुखों और 14 सुखों की ही बात करके बेंथम नहीं रुकता, बल्कि बेंथम उन परिस्थितियों का भी वर्णन करता है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रसन्नता घटती है या बढ़ती है। ये जो 7 प्रकार की परिस्थितियां बेंथम बताता है, जैसे कि तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, सामीप्य या दूरता, उत्पादन, विशुद्धता और विस्तार, इन 7 प्रकार की कसौटियों पर आप कस कर ही अपने सुखों का मापन कर सकते हैं। बेंथम उपयोगितावादी विचारधारा में सुख मापक गणना पद्धति प्रस्तुत करने वाला प्रथम विचारक है। यह कार्य बेंथम के पहले किसी ने नहीं किया था।
बेंथम कहता है कि ये जो 7 प्रकार की कसौटियां हैं उस पर आप अपने कार्य को कसिए, और यदि उनके बाद आपको लगता है कि इस कार्य की अंतिम परिणति सुख होगी तो आप उस कार्य को अंजाम दीजिए, और यदि आपको लगता है कि इस कार्य को करने में आपको दुख होगा तो आप उस कार्य को मत करिए। अर्थात किसी भी कार्य के करने या न करने की एकमात्र कसौटी है कि वह आपके सुखों में वृद्धि करेगा या वह आपके दुखों में वृद्धि करेगा। बेंथम सुख मापक गणना पद्धति प्रस्तुत करने के बाद बताता है कि सुखों या दुखों के स्रोत क्या हैं। बेंथम 4 प्रकार के स्रोत बताता है, एक भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक। भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सुख दुख आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनके लिए कोई मनुष्य उत्तरदायी नहीं होता। नैतिक क्षेत्र में वे सुख दुख हमें मिलते हैं जो हमें पड़ोसियों या हमारे मित्रों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। राजनीतिक सुख या दुख वे दुख हैं जो हमें राज्य के कानूनों द्वारा या राज्य के नियमों के द्वारा प्राप्त होते हैं, और धार्मिक सुख वे हैं जो हमें धार्मिक नियमों का पालन करने से या अपने धर्म के सिद्धांतों का पालन करने से प्राप्त होते हैं। बेंथम इन चारों सुखों को एक सूत्र में संजोते हुए यह कहता है कि यदि एक व्यक्ति का मकान पड़ोसियों की सहायता न देने के कारण या पड़ोसियों की सहायता न मिलने के कारण जल गया तो फिर यह उसे भौतिक दुख है, इसे भौतिक दुखों की कसौटी पर रखा जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति का मकान इसलिए जल गया कि यदि एक व्यक्ति का मकान अपनी असावधानी से जलता है तो यह भौतिक प्रकार का दुख है, और यदि किसी व्यक्ति का मकान पड़ोसियों द्वारा समय पर सहायता न मिलने के कारण जल जाता है तो यह उसे मिला हुआ नैतिक दुख है, और यदि किसी व्यक्ति का मकान राज्य के द्वारा दिए गए किसी दंड के कारण जला दिया जाता है तो यह राजनीतिक दुख है, और यदि किसी व्यक्ति का मकान प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गया तो यह उसे मिलने वाला धार्मिक दुख है। इन 4 प्रकार के दुख और सुख के स्रोतों का वर्णन करने के उपरांत बेंथम कहता है कि हमें सुख और दुख का मापन करने के लिए बहुत ही तटस्थ रहना पड़ेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए सुखों के पक्ष में अधिक अंकों का सृजन या किसी भी कार्य को न करने के पीछे दुखों के संबंध में अधिक अंकों का सृजन, यह हमें मूल लक्ष्य से भटका देगा। अतः सुख और दुख का मूल्यांकन करते समय, किसी कार्य के करने या न करने का निर्णय करते समय हमें बहुत ही तटस्थ भाव से काम करना होगा, और यह तटस्थता तभी होगी जब हम सुख और दुख दोनों के लिए बिल्कुल समान रूप से प्रस्तुत होंगे, तैयार होंगे। बेंथम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पुनः कहता है कि यदि सुखों की मात्रा समान है तो कविता पाठ करना और पुष्पिन खेलना एक प्रकार का खेल है, यह दोनों समान महत्व के हैं। क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। यह कह करके बेंथम किसी भी कार्य को करने का एक बड़ा मापदंड प्रस्तुत करता है, और वह मापदंड है केवल सुखों को प्राप्त करने की इच्छा। बेंथम किसी भी कार्य को नैतिक या अनैतिक, सद या असद, न्याय या अन्याय के तराजू पर नहीं तौलता, बल्कि केवल एक आधार पर तौलता है, वह है कि उस कार्य को करने से सुख मिलेगा या दुख। बेंथम समय के जिस बिंदु पर आता है उस बिंदु पर सुख प्राप्त करना एक बड़ा लक्ष्य था, और हर व्यक्ति सुखों को प्राप्त करने के लिए ही तत्पर था। पूंजीपतियों को सुख धन कमाने से मिल रहा था, श्रमिकों को सुख अधिक मात्रा में श्रम करके धन कमाने से मिल रहा था। इसलिए बेंथम सुख का एक ऐसा सूत्र तलाशता है जिससे पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों ने पसंद किया। इसीलिए बेंथम अपने समय का सबसे लोकप्रिय लेखक भी बन जाता है।